बुलेटिन का आगाज करेंगे। सेनेट कमेटी बराए साइंस का इजलास हुआ। चेयरमैन अफनानुल्लाह के मुतासिबाना रवैये की वजह से गर्मा गर्मी की नजर हो गया। अफनानुल्लाह पार्टी क़यादत की खुशनुदी हासिल करने के लिए तमाम हदें पार कर गए। शहबाज गिल की अहलिया से मुतालिक एजेंडा आइटम ले आए। शिबली फराज ने एहतजाज किया तो मनमानी शुरू कर दी। शिबली फराज पर करप्शन का दिफा करने का इल्जाम लगा दिया। शिबली फराज बोले, आप फिर नवाज शरीफ का दिफा क्यों करते हैं? सूरत हाल बिगड़ने पर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी अहलकार कमेटी रूम पहुंच गए। अफनानुल्लाह बामुकाबला शिबली फराज। सेनेट कमेटी के इजलास में तू तकार। कायमा कमेटी बराए साइंस की मीटिंग सजाई गई। चेयरमैन अफनानुल्लाह शहबाज गिल की अहलियत से मुतालिक एजेंडा आइटम ले आए। शिबली फराज ने एहतजाज किया। अफनानुल्लाह ने मनमानी शुरू कर दी। चेयरमैन कमेटी ने शिबली फराज पर करप्शन का दिफा करने का इल्जाम लगाया। शिबली फराज बोले, आप फिर नवाज शरीफ का दिफा क्यों करते हैं? अफनानुल्लाह ने गुस्से में कहा, आप कौन हैं? आपको जानता कौन है? आप पैसे देकर सेनेटर बने हैं, बेटी भाई की करप्शन का दिफा कर रहे हैं। 2 टके की औकात नहीं, किसने तुम्हें सेनेटर बना दिया? शिबली फराज बोले, तुम भी गालियां देकर सेनेटर बने हो। चेयरमैन कमेटी अपने बयानात पर माफी मांगे। कल को हम भी आपकी लीडरशिप से मुतालिक केस लाना शुरू कर देंगे। सेनेटर हमायूं महमद ने अफनानुल्लाह को जालिम न बनने का मशवरा दिया। चेयरमैन साहब, आप जरूर रूलिंग दें और हम भी देंगे, लेकिन याद रखें अरकान की कोशिशों के बावजूद गर्मा गर्मी न थमी। सूरत हाल बिगड़ने पर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एहलकार कमेटी रूम पहुँच गए। जहां पाकिस्तानी पैसा लगा होगा उसका ऑडिट ज़रूर होगा। कुछ ज़ेली इदारों का पता चला है कि वहां ऑडिट नहीं कराना चाहते, लेकिन ऑडिट तो सबका होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने साफ कह दिया। कमेटी इजलास में चेयरमैन नेपरा ने भी अपना बिजली का रोना रोया। कहा कि मेरा बिल भी 68,000 रुपये आया है। जहां पाकिस्तानी पैसा लगा हुआ है उसका ऑडिट ज़रूर होगा। कुछ ज़ेली इदारों का पता चला है कि वो ऑडिट नहीं कराना चाहते, लेकिन ऑडिट तो सबका होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने साफ बता दिया। कमेटी इजलास में चेयरमैन नेपरा ने भी अपना बिजली का बिल 68,000 रुपये आने का रोना रो दिया। आपको बता रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। जहाँ पाकिस्तानी पैसा लगा होगा उसका ऑडिट ज़रूर होगा। साबिक वजीर आजम और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में यूसुफ रजा गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लिए। प्रिजाइडिंग अफसर ने बदनीयती से 7 वोटों को गलत मुस्तरद किया, लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में यूसुफ रजा गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट दिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोटों को बदनीयती से मुस्तरद किया। यूसुफ रजा गिलानी का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल और डिवीजन बेंच का फैसला कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। अदालत आलिया का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसला केस में तय पैरामीटर्स के बरक्स है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल किए जा सकते हैं। PTI वाले असेंबली में आ जाएं, ना आए तो उनका फैसला मिल बैठ कर करेंगे। तहरीक इंसाफ से कोई बैकडोर राब्ते नहीं। अब जो बात होगी वो खुलेआम होगी। जो काम 4 साल में नहीं हो सके वो काम 4 दिन में हुए। 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करने का दावा कर दिया। सियासत में तलखी से बचना चाहिए, अफ़हाम तफ़हीम से चलना चाहिए, मगर सामने वाली पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली जब इक़्तिदार में था कभी बज़िद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशत खत्म कर दिया। आज भी वो उसी सूरत हाल पे, आज भी हम इनको कहते हैं कि आ जाए। पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपने कमरों में घरों में रहते हैं, तनख्वाह वो लेते हैं। अभी हमने फैसला किया, उनको बुलाया है, अभी वो उसमें नहीं आते हैं तो उसके बाद बैठ के फैसला करें। हमारी सियासत बैकडोर की नहीं, ओपन सियासत करते हैं, खुल के सियासत करेंगे।
अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बात की थी तो खुल के की थी, अगर कोई बात करनी होगी तो वो उनको भी खुल के आना चाहिए सामने। कभी इंतशार की बातें करते हैं, कभी असली की बातें करते हैं। इसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, वज़ीर-ए-आज़मशिप चाहिए, बाकी ये मुल्क को दाव पे लगाना चाहता है। स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैन की गाड़ियाँ ये घुमा रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस को ये नहीं छोड़ रहे हैं, मिनिस्टर्स कॉलेज में ये बैठे हुए हैं, सरकारी इमारात इस्तेमाल करने में बड़ी आपको मजा आता है। आ जाए फिर पार्लियामेंट। आइंदा माली साल के बजट का कुल हजम 9,500 अरब रुपए, अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए रखा गया है। खसारा 4,282 अरब तक जा पहुंचा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। बजट 2022-2023 पेश करने की तैयारी। बजट खसारा 4,282 अरब रुपए तक जा पहुंचा। वफाकी बजट का कुल हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। अखराजात का तखमिया 8,894 अरब रुपए लगाया गया है। FPR 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होंगे। वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए रखे जाएंगे। कर्ज और सूद की अदायगी पर 3,523 अरब रुपए, पेंशन की मद में 530 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए और मईशत का हजम 78,197 अरब रुपए होगा। बजट का खसारा मईशत का 5.5% तक महदूद रखने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा बजट में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 730 अरब हुकूमत और 70 अरब रुपए बैरूनी इमदाद से हासिल होंगे। सबसे ज्यादा 121 अरब रुपए से जायद शाहराओं की तामीर और तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। आइंदा बजट में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 730 अरब हुकूमत और 70 अरब रुपए बैरूनी इमदाद से हासिल होंगे। सबसे ज्यादा 121 अरब 50 करोड़ रुपए कौमी हाईवे अथॉरिटी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। वजारत आबी वसाइल के लिए 96 अरब 80 करोड़, सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 96 अरब 48 करोड़ रुपए और पावर डिवीजन के लिए 49 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। जमशुदा अजला के लिए 50 अरब रुपए, रेलवे के लिए 33 अरब और काबीना डिवीजन के लिए 60 अरब रुपए से जायद और वजारत IT के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आला तालीमी कमीशन के लिए 41 अरब 87 करोड़, वजारत मनसूबा बंदी के लिए 20 अरब, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 25 अरब और वजारत तालीम के लिए 6 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। इमरान खान की हुकूमत में शरह नमू 6% तक पहुंची। मुल्क ने मुश्किल हालात में भी तरक्की की। इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात ने शहबाज शरीफ के झूठ का भांडा फोड़ दिया। मौजूदा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। इक्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि मुआशी शरह नमू 4.8% हदफ से भी ज़्यादा रहा। शरह नमू 6% तक पहुँच गई। 11 माह में मुल्की बरामदात भी रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक जा पहुँची। मुल्क में ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज स्ट्रक्चर के बेशतर तय करदा अहदाफ हासिल किए गए। फी कस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ भी पूरा कर लिया गया। और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $258 मिलियन इमदाद की मंजूरी दे दी है। रकम की मंजूरी वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दी। वर्ल्ड बैंक के एलामिया के मुताबिक रकम पाकिस्तान में बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर खर्च की जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $258 मिलियन इमदाद की मंजूरी दे दी है। रकम की मंजूरी वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दी। वर्ल्ड बैंक के एलामिया के मुताबिक इमदादी रकम पाकिस्तान में बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर खर्च की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी का हुकूमती दावा आटे में नमक के बराबर ही निकला। पेशावर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडाइज आटा दस्तयाब ही नहीं है। शहरी कहते हैं आटा अभी जाएगा तो इसका कोटा बहुत कम होता है। जबकि PTI रहनुमा कामरान बंगश ने आटे की चंद तक की फराहमी को शोबाजी करार दे दिया।
करोड़ों की आबादी लेकिन आटे की सप्लाई सिर्फ 23,000। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फरामी का हुकूमती दावा स्लो। पेशावर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडाइज आटा दस्तियाब ही नहीं और जहां है वहां आटे में नमक के बराबर। शहरी कहते हैं कि आटा आ भी जाए तो इसका कोटा बहुत कम होता है। आटा किस जगह पे पहुंचा है, घी किस जगह पे पहुंचा है, आपके तेल किस जगह पे पहुंचे, हम गरीब क्या करेंगे। जो रोटी वाले नन भाई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, आटा भी महंगा है, गैस भी नहीं है। जबकि हुकूमती इकदाम से यूटिलिटी स्टोर मालिक भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत अगर मिकदार बढ़ा दे तो आवाम को फायदा मिल सकता है। आटा आता है रोजाना, लेकिन ये है कि सप्लाई थोड़ी सी कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। आटे की भी अगर कोशिश की जाए और सप्लाई रोजाना की बुनियाद पर कर दी जाए तो आवाम को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के सस्ते आटे के बयान पर PTI रहनुमा आग बगोला नजर आए। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर फरामी मुअत्तल करके आटे के चंद ट्रक भेजने की शोबाजी कर रही है। 10-12 ट्रक आटे की तरसील खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जख्मों पर नमक पाशी है। वफाकी हुकूमत की PTI दौर में शुरू किए गए कई मंसूबे जारी रखने की तैयारी। कट्टा बचाओ और मुर्गबानी प्रोग्राम, जबकि गन्ने, चावल, कपास और गंदम की पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम्स भी जारी रखे जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की साबिक हुकूमत को दिन रात गालियां, लेकिन उसी हुकूमत के मंसूबे जारी रखने की तैयारियां। आइंदा माली साल के बजट में वज़ीर आज़म का कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि रवा माली साल इसी प्रोग्राम के लिए 18 करोड़ 88 लाख रुपए रखे गए थे। कट्टे को मोटा करने के लिए प्रोग्राम के लिए 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ रुपए और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए 13 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। आइंदा माली साल चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 27 करोड़ रुपए और गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है, जबकि कपास की बेहतरी के इक़दाम के लिए 13 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आपको बताएं कि हुक्मरान जमात नून लीग को शहर इक़्तिदार में जवाल का सामना है। साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी ने क़यादत को खत लिख दिया। ज़ीशान नकवी ने अपने खत में लिखा कि नून लीग इस्लामाबाद में वोट बैंक तेज़ी से खो रही है, कारकुन मुकामी क़यादत की बेरुखी से बदजन हो रहे हैं, तंजीम साजी ना होने से पार्टी को नुकसान का खदशा है, सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। आपको बता रहे हैं हुक्मरान जमात नून लीग को शहर इक़्तिदार में जवाल का सामना। साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी ने क़यादत को ख़त लिख दिया है। ज़ीशान नकवी ने अपने ख़त में लिखा कि नून लीग इस्लामाबाद में वोट बैंक तेज़ी से खो रही है, कारकुन मुकामी क़यादत की बेरुखी से बदजन हो रहे हैं, तंजीम साजी ना होने की वजह से पार्टी को नुकसान का खदशा है, सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। और रुख करते हैं खेल के मैदान का। मुल्तान 14 साल बाद आलमी क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज शाम 4 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सख्त गर्मी में जीत के लिए पुरज़्म हैं। ग्रीन शर्ट्स कैरेबियन टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में 31 साल से नाकाबिले शिकस्त है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई का मिशन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जीत के लिए पुरअज़्म। सुपर लीग मैचेस में बाबर आजम ने 5 सेंचुरियां स्कोर की। इमामुल हक ने 2 सेंचुरियों की मदद से 598 रन स्कोर किए। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ 19 विकेटें हासिल कर चुके हैं। सुपर लीग मैचेस में वेस्ट इंडीज की कारकर्दगी भी शानदार है। नीदरलैंड के खिलाफ कैरेबियन बैटर शाई हॉप, शमर ब्रोक्स और काइल मियर्स सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। ब्रेंडन किंग ने 91 रन की जारहाना इनिंग्स खेली थी। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने मुखालिफ बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 12 में से 6 मैचेस जीतकर 10वें नंबर पर है। वेस्ट इंडीज ने 18 में से 8 मैचेस जीतकर टेबल की चौथी पोजीशन पर बराचमान है। और मुल्तान की शदीद गर्मी भी शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम का रुख करने से ना रोक सकी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के तमाम गेट्स पर शायकीन क्रिकेट का रश लग गया है। शायकीन का क्या कहना है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। माज़न यूसुफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, बताइएगा माज़न। जी, मुल्तान में शदीद गर्मी तो है, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट है उनका जोश खरोश दीदनी है मैं आपको दिखाऊं तो अभी से चुकी हैं। लोगों की बड़ी तादाद स्टेडियम में दाखिल होने के लिए लाइनें लगा चुकी हैं। यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं इनसे जी बताइएगा, मैच देखने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम बहुत एक्साइटेड हैं। 14 साल बाद टीम वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पे आई है और पाकिस्तान के साथ मैच है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह दुआ करते हैं हमारे पाकिस्तान इंशाल्लाह विन होगी। बस अच्छा, कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। इतना एक्साइटमेंट है कि गर्मी है, लेकिन फिर भी
एंजॉय करना है और इंशाल्लाह मैच देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कामयाब होगी हमारी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम कामयाब होगी। 2 घंटे से जो है वो लाइनों में खड़े हुए। शायकीन खासे जोश खरोश से इस वक्त स्टेडियम की जानिब आ रहे हैं। फातिमा जिन्ना कॉलोनी में इनकी जो पार्किंग है उसका इंतजाम किया है, वहां से वीडा बसेस सर्विस के जरिए इनको यहाँ स्टेडियम पहुंचाया जा रहा है। और अभी से बड़ी तादाद में, धूप का वक्त है, शायकीन की तादाद यहाँ पहुंच चुकी है। धूप का वक्त है लेकिन शायकीन क्रिकेट वहां पर पहुंचने अपडेट किया। मुल्तान साहब का शुक्रिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मस्बत क्रिकेट से बहाल होने वाले एतमाद को बरकरार रखेंगे। वेस्टइंडीज़ के कप्तान निकोलस पुरान का कहना था कि मुल्तान की गर्मी खिलाड़ियों के लिए चैलेंज है। टीम के तमाम खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, उम्मीद है कि जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। ओवर किया उसमें हमने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेली और उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है और उसी कॉन्फिडेंस को लेके हम इंशाल्लाह इस सीरीज में भी आएंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। Everyone is talking about the heat, but today is actually windy and it's feeling nice. I think it's feeling nice. And going into the series, I'm very confident in my guys. I think we did well in the Netherlands and we're hoping to continue our good performances here in Pakistan. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों में मैच विनिंग खिलाड़ी कौन से हैं? वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई के लिए किस टीम को कितने पॉइंट्स दरकार हैं? ये सब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान वेस्टइंडीज वनडे सीरीज सख्त गर्मी क्रिकेटर्स के लिए चैलेंज बमुकाबला। पहला मुकाबला आज मुल्तान में होगा। 14 साल बाद औलिया की सरजमीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें शाम 4 बजे एक्शन में नजर आएंगी। मैच से कबल दोनों टीमों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। चमचमाती ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। जीत के लिए पुरअज़्म दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो शूट हुआ। दोनों टीमों का वनडे में 134 मरतबा आमना सामना हुआ। वेस्टइंडीज ने 71 और पाकिस्तान ने 60 मैचों में कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस बेनतीजा रहे। मेहमान टीम की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सुराग रसा कुत्तों की मदद से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को चेक किया। और आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम वनडे और T20 के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट बैटर्स में मानोस लैबुशिन का कोई सानी नहीं। पैट कमिंस टेस्ट और ट्रेंट बोल्ट वनडे बॉलर्स रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी है और बदस्तूर बाबर आजम वनडे और T20 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। पहले नंबर पर बराजमान है। टेस्ट बैटर्स में मानोस लैबुशिन का कोई सानी नहीं, जबकि पैट कमिंस टेस्ट और ट्रेंट बोल्ट वनडे बॉलर्स रैंकिंग में पहले नंबर पर है। अहम खबर शामिल करेंगे। दुआ और वालिदैन के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुलाकात के दौरान दुआ जहरा ने कोई बात नहीं की, ये दावा किया है ज़राए ने। दुआ ने वालिदैन पर और खाला की तरफ देखने से भी गुरेज किया। अहले खाना मुसलसल बात करते रहे मगर दुआ ने जवाब तक ना दिया। माँ ने बार बार दुआ जहरा को गले लगाया। दुआ ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। साथ चलो, हम तुम्हारी इज्जत से शादी करेंगे। वालिद की बेटी को पेशकश, हम आपकी चंद माह में शादी करा देंगे, हमारी बात मान लो। वालदा और वालदैन के दरमियान जो दुआ जहरा की मुलाकात, दुआ जहरा रोती रही। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। दुआ और वालदैन के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात के दौरान दुआ जहरा ने कोई बात नहीं की। दुआ ने वालदैन और खाला की तरफ देखने से भी गुरेज किया। शायद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शायद बताइएगा, वालदैन की तरफ से दावा किया गया था बेटी हमारे साथ जाना चाहती है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मेहदी अली काज़मी जो कि दुआ के वालिद हैं, उनकी जानिब से, उनकी वालदा की जानिब से 12 मीडिया के सामने जो है इस बात का दावा किया गया कि दुआ ज़हरा से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद वो घर वापस जाना चाहती हैं और उन्होंने जज से भी जाके सलाह की कि दुआ ज़हरा का दोबारा बयान रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन जो अदालती ज़राए हैं वो बताते हैं कि दुआ ज़हरा ये बार बार। ठीक है, आपने अपडेट किया शायद कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और लिए चलते हैं आपको मुल्तान, जहां पे बराह रास्त इस वक्त टॉस हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। पहले वनडे कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज बाबर आजम, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, इज हियर विद द कॉइन। Heads is the call. Heads is the call. It is head. Nicholas, what are you going to do and why? I'm going to have a bad first today. The wicket looks pretty dry.
Obviously the weather is a bit hot as well. I think the wicket will get a bit slower tonight, and our spinners could come into play. So hopefully we can get something respectable and obviously defend it. Given the success in the Netherlands and the short turnaround, how are the teams set up for this contest? Yeah, we are up for the challenge. It's different conditions, but we believe that we are professionals, and again we are up for the challenge and we are hoping for the best. Any changes from that last match in the Netherlands for today's game? Yes, 2 changes. Romario Shepherd and Rovman Powell is back, and Anderson Phillips. Sorry, I can't. We'll get it. Don't worry about it. Who opens the batting at the top? Have you found that opening combination that you're happy with? We're happy with Kyle Mayers and Shai Hope for this series so far. Obviously for the first game, so we backing them 100% to obviously get us off to a good start and take the opportunity. All the best to you. Thank you. Baba, given the newness of coming back here to Multan after such a long time, what do you expect from conditions? It is good for in the Multan Stadium, and pitch look like dry, but if won the toss, I'm also bowling first because of later on maybe help the spinners, or second time maybe due factor maybe. All right, and just the whole concept of the win against Australia, but World Cup Super League points at stake. Definitely, every series is important for us, and we are trying to win these matches and take important points, 30 points. What do you want to see done? Any improvements from the last series for you? What do you want to see better? Look, always room for improvement, and last series as a team we are playing very well, and we are trying to continue that momentum in this series, and looking forward. Any changes to your 11 from that last game way back? Yes, one debut, Mohammad Haris, his debut, and 2 senior players are come back, Nawaz and Shadab. All the best to you, Baba. Yes, thank you. Right, just what has happened out here in the middle. The West पहला Indies एक रोजा मैच टॉस हो गया है। पहले वनडे में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा केस का फैसला महफूज कर लिया है। अदालत में दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई। दुआ के वालिद ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, बेटी की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उम्र का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में जाकर दिखाएं, यहाँ बाजियाबी का केस है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दुआ जहरा बालिग है तो मर्जी से शादी कर सकती है। दुआ जहरा की उम्र तकरीबन 17 साल है। मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर अदालत आलिया में समाअत। दुआ जहरा और जहीर को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, दस्तावेजात के मुताबिक लड़की की उम्र 14 साल है। दुआ के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, मेरी बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, उम्र का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में जाकर दिखाएं, यहाँ बाजियाबी का केस है और बच्ची बाजियाब हो गई है। एडवोकेट जनरल ने कहा, लड़की को 10 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है, कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस यहाँ चल रहा है। वकील से मुकालमे में कहा कि बच्ची का बयान हो चुका है, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए, हमने सुप्रीम कोर्ट और विफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। दुआ जहरा बालिग है तो मर्जी से शादी कर सकती है। अदालत ने दुआ जहरा के वालिदैन को चैम्बर में मुलाकात की इजाज़त दे दी। रिकत आमेज मनाजिर, राहें और सिस्कियाँ, यही मनाजिर देखने को मिले सिंध हाई कोर्ट में। 54 दिन बाद वालिदैन की दुआ जहरा से मुलाकात हो ही गई। वालिदा ने बताया कि मेरी बेटी घर जाना चाहती है, मेरी बेटी को डराया जा रहा है। दुहाइयाँ देती, लख्ते जिगर को पाने की फरियाद करती, ये है दुआ जहरा की वालदा, जो बेटी के बिछड़ जाने पर गम से निढाल है। बेटी दुआ जहरा से सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में मुख्तसर मुलाकात हुई। माँ ने अभी आंख भर के देखा भी ना था, ना दिल की बात कही ना सुनी कि पुलिस हाथ छुड़ाकर साथ ले गई। दुआ जहरा की वालदा ज़ारो कतार रोती रही, अदालत में बेहोश हो गईं। वालदा ने इंकशाफ किया, मेरी बेटी ने मुलाकात में बताया है मैं घर जाना चाहती हूँ,
लेकिन पुलिस ने मेरी बेटी को अदालत में पेश नहीं किया, शेल्टर होम्स वापस ले गई। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने जज से गुजारिश की है कि बच्ची का दोबारा बयान रिकॉर्ड कराया जाए। जज साहब ने कहा कि बयान एक ही दफा होता है, मुझे इंसाफ के दरवाजों पर इंसाफ नहीं मिला। अहम खबरें खुशाब से, जहां पर शौहर दरिंदा बन गया। घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद आग लगा दी। मुतासरा खातून अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। DPO खुशाब ने वाक़े का नोटिस लिया। सुलेमान मुअज़्ज़म से मजीद जानेंगे इस हवाले से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुशाब की तहसील कैदाबाद का इलाका है शाहवाला, जहाँ पर शोर ने घरेलू नाचाकी को आग लगाकर कत्ल कर दिया है। शाहवाला का मोहम्मद खान है और उसके बाद पैशन में आकर उसको आग लगा दी, जिसको इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सकी और दम तोड़ गई। DPO खुशाब असद इजाज मल्लही ने वाक़या का नोटिस लिया और पुलिस को फौरी तौर पर मुलज़िम। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया कला सैफुल्ला के करीब, जहां पर वैन गहरी खाई में गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा इस कदर शदीद था कि मुतादिद अफराद की मौके पर ही जान चली गई। कला सैफुल्ला के करीब अमनाक सानहा लोरालाई से ज़ोब जाने वाली वैन गहरी खाई में जा गिरी। वाक़या कोयटा ज़ोब कौमी शहरा पर अख्तर सई अदवाला के मकाम पर पेश आया। खाई इस कदर दुश्वार गुजार थी कि रेस्क्यू कार्रवाई में नहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताखीर की बिना पर कई जख्मी मौके पर दम तोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर हाफिज मोहम्मद कासिम काकड़ का कहना था मुसाफिर वैन में कुल 23 मुसाफिर सवार थे, 22 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। एरिया में हिल टॉप से गिरा है। रिपोर्टेडली उसमें कोई 18 पैसेंजर्स हैं, 18 के 18 जो है वो उनकी डेथ हो गई है। रेस्क्यू 1112 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलाके के लोग, आवाम, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। हादसे के बाद किला सैफुल्ला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एक शदीद जख्मी को कोयटा रेफर कर दिया है, जिसकी हालत नाजुक है। दुआ जहरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। दुआ जहरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी गई है। शाहिद हुसैन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद, बताइएगा और क्या कहा गया है फैसले में? देखिए, जस्टिस जुनैद गफ्फार ने जो है ये हुक्मनामा लिखा है, जिसमें 3 दफात पर मुश्तमिल है और अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि लड़की की गुमशुदगी से मुताल्लिक केस दायर किया गया था। लड़की ने खुद पेश होकर बयान दे दिया है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। अब ये लड़की की अपनी मर्जी है कि वो किसी के साथ भी जिंदगी गुजार सकती है। उस अपनी मर्जी से अदालत ने उसको जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि लड़की के बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लड़की जहाँ जाना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे, वो अपना फैसला मुकम्मल तौर पर कर सकती है और तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का जो मुकदमा है वो नहीं बनता। और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कहा है कि इसकी वो ट्रायल कोर्ट में पेश करें और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और उसके बाद फिर जो सिंध हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किया गया था उसकी तफसीलात भी अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। और अदालत ने कहा कि अब सिंध हुकूमत की सवाबदीद है कि लड़की को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है या नहीं करना है, लेकिन जो उम्र के तयन का मामला है और दीगर जो मामला हैं वो केस जो है ट्रायल कोर्ट सुनेगा। और अदालत ने जो गुमशुदगी की दरखास्त थी दुआ जहरा के वालिद की जानिब से जमा कराई गई थी वो निमटा दी है। जी अच्छा शायद, साथ में ये भी बताइएगा, वालिदैन मौजूद थे कमरा अदालत में जब फैसला सुनाया गया, उनका क्या रद्द अमल? अदालत ने तकरीबन 11:30 बजे केस की समाअत की थी और 12 बजे तक ये केस की समाअत उतरी। अदालत ने उस वक्त फैसला महफूज किया था जब वालिदैन यहाँ मौजूद थे और अदालत की ही हुक्म पर जो चैम्बर में दुआ जहरा की मुलाकात कराई गई, लेकिन उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। अब कुछ देर पहले जो है अदालत ने बाकायदा तौर पर तहरीर हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें लड़की को अपनी जिंदगी से मर्जी से जो है। ठीक है शाहिद हुसैन, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल किया हुआ है, लेकिन विफाकी वजीर तवानाई आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रहे। पहले दावा किया था कि 8 मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी, फिर कहा मुल्क में लोड शेडिंग 0 हो चुकी है। नई हुकूमत में मुल्क को मिला बदतरीन महंगाई के साथ लोड शेडिंग का तोहफा। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के बयानात आवाम का पारा हाई करने लगे। 1 मई से आज के दिन मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। आवाम को अच्छी तरह याद है कि खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि 8 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोड शेडिंग पूरे मुल्क में 0 है। इस बात को पूरा महीना गुजर गया, मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आवाम के घरों के साथ मुल्क का निजाम भी ठप होकर रह गया। लाइट तो 15-16 घंटे भी नहीं आती। पूरे ये 24 घंटे में ऐसा समझिए 12 घंटे तो है ही नहीं, बिजली है नहीं, बिल्कुल 2 घंटे 3 घंटे लोड शेडिंग है। 15-15 घंटे चार्ट कर रहे हैं।
गरीबाना जुल्म में और क्या है सर? कारोबार जो है ना बहुत ही कम होके रह गया असल। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक जिसके बाद शामिल करेंगे हेडलाइन। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।